चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन, कैसे हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है। उसके लिए हमने डिफरेंट टू कंडीशंस और उसके भी फर्दर पार्ट्स डिस्कस किए थे। एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। A1, A2, B1, B2। A1 में था हमारा एटलीस्ट जो है वो 180 डेज़ जो है वो हमारे इंडिया में स्टे करे अपने प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा A2 के फर्दर टू पार्ट्स थे एटलीस्ट 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में और 365 जस्ट बैक 4 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, लेकिन A2 लगाने से पहले कुछ एक्सेप्शंस थी कि अगर वो एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं तो हमें A2 को अप्लाई नहीं करना है। मींस A2 अप्लाई करने से पहले हमें एक्सेप्शंस देख लेनी है क्वेश्चंस में। उसके बाद हमने B1 डिस्कस किया था। B1 जो थे वो 2 टाइप्स की अलग अलग थी, दोनों में से कोई एक पार्ट लगेगा, या तो वो या वो। B1 के लिए जो था या तो था कि हमारे पास एटलीस्ट 2 ईयर्स जस्ट बैक फ्रॉम 10 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, वो पूरे 2 साल जो है पिछले 10 सालों में रहा हो, उसमें से एक दिन भी स्किप नहीं करना है। वो 2 साल कोई भी हो सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डेज़ जो है वो 75 डेज़ से ऊपर होनी चाहिए। वो पूरे 10 साल तक वो रूटीन में आया हो और वापस वो उतने दिन रहकर फिर इंडिया से बाहर चला गया हो। और B2 डिस्कस की थी हमने एटलीस्ट 730 डेज़ जस्ट बैक फ्रॉम 7 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर वो इंडिया में स्टे किया हो। ये जो चारों कंडीशन थी, इसके बाद हमने इसके 3 टाइप के स्टेटस डिस्कस किए थे, OR, NOR एंड NRI। लेकिन ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को निकालने में कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको जो प्रीवियस है वो एक बार रिकॉल हो जाए और ज़्यादा टाइम की वीडियो बड़ी बने ना। ठीक है ना। तो A1, A2, B1, B2 जो थी वो हमारे इंडिविजुअल एंड HUF इन दोनों की रेसिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन में काम आती है। 3 टाइप की स्टेटस यहाँ पे हमारे बिलोंग करते हैं, OR ऑर्डिनरी रेसिडेंट, NOR नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कैसे हम उनकी कैलकुलेशन और कैसे हम उनके क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। बात करते हैं अगर कंपनी या फर्म की स्टेटस की, तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा कि वो क्या है। पहली बात, जो कंपनी होती है या फर्म होती है, कंपनी और फर्म यहाँ पे दोनों चीज़ हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, उनके 2 ही स्टेटस होते हैं, या तो वो OR होती है यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या वो NRI होती है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मींस उनके सिर्फ 2 ही स्टेटस जो है वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। 3 टाइप्स का स्टेटस यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, उनके लिए कोई फर्दर ये A1, A2, B1, B2 जैसी कंडीशंस नहीं है, उनके लिए कुछ अलग ही स्टेटमेंट्स हैं। ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो जो उनका इस्टेब्लिश जो कंट्री है वो इंडिया होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी कंपनी का आप स्टेटस निकाल रहे हो तो वो इंडिया में हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया हो, मतलब उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही हो, रहे भी इंडिया में, कंपनी भी इंडिया में है और उसका कंट्रोल मैनेजमेंट भी इंडिया में है। अगर बहुत फुलफिल है देन वो OR है, उसकी हर चीज़ इंडिया में टैक्सेबल है, उसका हर इनकम का टैक्स जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा। बट अगर उसकी एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उसका स्टेटस जो है वो NRI की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, या इसमें कई बार ऐसा भी होता है बहुत फुलफिल नहीं, एनी, बोथ नहीं, एनी और बोथ दोनों लेके चलेंगे। अगर एक भी फुलफिल है तब भी वो OR है, और अगर दोनों फुलफिल है तब भी वो OR है। लेकिन अगर नॉट एनी, एक भी फुलफिल नहीं है, तो वो हमारा NRI है। ठीक है ना, इस्टेब्लिश भी बाहर है और कंट्रोल मैनेजमेंट भी बाहर है, तो वो हमारी इंडिया से बाहर की हो गई। डैट मीन्स वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी कही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया है, हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन, इंडिविजुअल का, HUF का और कंपनी का। यहाँ पे आपके अगर आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे, उनके रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालने होंगे। हम इसके लिए एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया गया है, एक बार इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूट करते हैं। मिस्टर दीपक गोयल जो है वो पहली बार जो है वो इंडिया से बाहर गए 1 जनवरी 2018 को। फर्स्ट टाइम गो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया इन 1 जनवरी 2018। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को गए, ये हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है अभी।
और वहाँ पे वो 60 दिन जो है वो लंदन में रह के आए। एक तो पहली बार जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट टाइम वो इंडिया से पहली बार बाहर गए हैं, इसका मतलब वो पहले कभी बाहर नहीं गए थे। दूसरी ये पर्टिकुलर डेट, और फिर उसके बाद कितने दिन जो है वो इंडिया से बाहर रहे। दूसरी चीज़, इनका बर्थ प्लेस जो है वो हरियाणा है, मीन्स जो ये है ये इंडियन ओरिजिन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ पे हमने इंडियन ओरिजिन वाली कंडीशंस को डिस्कस किया था। तीसरी चीज़, हमारे पास प्रीवियस ईयर जो है, आपको अपना प्रीवियस ईयर जो है वो याद रखना है। आपका प्रीवियस ईयर जो है वो है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है ना। हमने आपको बताया था आपको जो है बजट 2021 का फॉलो करना है। हमारे पास 22 वाला बजट भी आया हुआ है, बट वो हम अभी फॉलो नहीं कर सकते। असेसमेंट ईयर जो है वो आपका 22-23 है। तो प्रीवियस ईयर में 10 सितंबर 2021 को जो है वो इंडिया से बाहर गए, और उसके बाद जो है कम बैक टू इंडिया आफ्टर स्टेइंग 100 डेज हियर, मतलब वहाँ पर वो 100 दिन रहने के बाद वहाँ पे वो 100 दिन रहने के बाद जो है वो यहाँ पे वापस आ गए। अब हमें इसे सॉल्यूट कैसे करना है वो हमें यहाँ पे मेन फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी जो कंडीशंस है वो रिकॉल करनी है। हमारे पास जो है फर्स्ट A1 जो कंडीशन है उसको याद करना है। A1 जो कंडीशन है वो हमारे पास थी एटलीस्ट 180 डेज लिव्स इन इंडिया इन जस्ट इन प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच वो 180 दिन जो है वो इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। 180 दिन आपके इंडिया में जो है वो रहना है उसको। तो एटलीस्ट 180 डेज। देखिए हम जो बजट है वो 21-22 वाला पढ़ रहे हैं ना। 21-22 में जो थी वो 182 दिन ही थी, अभी जो है वो नई वाली में 180 दिन चल रही है। तो एटलीस्ट 182 डेज जो है लीव्स इन इंडिया इन आवर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे इन प्रीवियस ईयर में जो है हमारे पास कौन सी है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है ना। हमें तो 182 डेज वाली पढ़नी है, अपने ओल्ड बजट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले हम अपने डेज लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। अगर हम A1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से उसकी हेडिंग लिख के और उसके पर्टिकुलर मंथ्स बना लेने हैं। अब हमें देखना है हम कितने दिन जो है इंडिया में रहे हैं। क्या हम 2021 से पहले कब गए थे, 18 में गए थे और 60 दिन लगा के आए थे। तो वो 60 दिन तो 18 के 18 में ही हो गए होंगे, मीन्स 19, 20, 21 से हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अप्रैल के पूरे 30 दिन हम इंडिया में रह लिए, ठीक है। अप्रैल के 30 दिन होने के बाद हम मई में भी कहीं नहीं गए अभी, तो मई के 31 दिन भी हम इंडिया में रह लिए। ये आपको पता होना चाहिए किस मंथ में जो है वो 30 डेज़ और किस मंथ में 31, किस में 28 और 29 जो है वो लीप ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं। 21-22 से हमारा लीप ईयर नहीं है। उसके बाद जून में भी हम अपने पूरे 30 दिन रह लिए, जुलाई में भी हम अपने 31 दिन रह लिए पूरे, अगस्त में भी हम 31 दिन रह लिए, सितंबर में हम 10 सितंबर को गए हैं, ठीक है ना। तो 10 सितंबर का मतलब मैंने आपको बताया था आने और जाने वाला दिन भी जो है वो इंडिया का ही माना जाएगा। तो 10 सितंबर को गए हैं, तो 10 दिन तो इंडिया में रहे हैं ना। उसके बाद हम 100 दिन जो है इंडिया से बाहर रहे हैं, तो हमें 100 दिन जो है यहाँ से लेकर यहाँ पे 100 दिन कैंसिल करने हैं। तो अगर हम बात करें तो 20 दिन तो हमने यहाँ के कैंसिल कर दिए, अभी भी 80 डेज़ हमारे पास बचे हैं। 31 डेज़ जो हैं हमने अक्टूबर के कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। 31 जो डेज़ है वो हमने अक्टूबर के कैंसिल कर दिए, ठीक है। अभी भी हमारे पास कितने बचते हैं, 80 में से 31 जो है हमारे पास चले गए, तो हमारे पास 49 डेज़ बचते हैं। तो 30 दिन हमने यहाँ के कैंसिल कर दिए। नवंबर में 30 होते हैं, नवंबर में 30 चले गए, तो अभी भी 19 डेज़ बच रहे हैं। तो दिसंबर के 19 दिन हमने दिसंबर के कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो 100 डेज़ की हो गई, 31, 30, 19 और 20, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे हम 100 डेज़ को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब वो जो बंदा है 19 दिसंबर तक इंडिया में नहीं था, 20 दिसंबर को इंडिया में आ गया होगा। तो 20 से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इट मीन्स 12 दिन जो है वो इंडिया में रहा है दिसंबर के। 31 का महीना होता है, 19 अगर नहीं रहा है तो 12 वो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
उसके बाद जनवरी के 31 दिन वो इंडिया में रहा होगा। फरवरी जो है वो नॉन लीप ईयर का है तो 28 डेज़ इंडिया में रहा होगा, और मार्च जो है वो 31 डेज़ इंडिया में रहा होगा। ये हमारे जो है नहीं रहने वाले डेज़ में थे, और ये हमारे पास रहने वाले डेज़ में है। ठीक है, पहले कंडीशंस पढ़ लेना है। हमें हमेशा अपने प्रीवियस ईयर को पहले सॉल्व करना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर में वो कब रहा है और कब नहीं रहा है। तो जो उनका टोटल है, हमें लिविंग डेज़ का टोटल लेना है। तो लिविंग डेज़ का जो टोटल है वो 182 डेज़ से ऊपर होना चाहिए। सीधी सी बात है, 365 डेज़ था, मैंने 100 डेज़ को रिमूव कर दिया तो 265 डेज़ जो है वो इंडिया में रहा होगा। ठीक है ना, एक हमें अप्रॉक्स लेना होता है, एग्जैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप टोटल कर लो, अगर 265 आ रहा होगा आराम से। ठीक है, 265 डेज़ जो है वो इंडिया में रहा होगा। इट मीन्स 182 डेज़ से जो है ये हमारी कंडीशन बड़ी है, तो A1 जो है वो सेटिस्फाई कही जा सकती है। हमारे जो डेज़ हुए A1 के वो हमारे 265 डेज़ कंप्लीट है। 265 डेज़ 182 डेज़ से ग्रेटर है। इट मीन्स जो हमारे A1 जो है वो सेटिस्फाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो A2 की। तो A2 जो होता है उसके लिए पहले हमारे पास 3 एक्सेप्शंस होती है, वो 3 एक्सेप्शंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। उसकी तरफ हम मूव करते हैं। A2 चेक करने से पहले हमें उसकी एक्सेप्शंस चेक करनी होती है। इसकी 3 एक्सेप्शंस होती हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन कि वो जो है पर्सन इंडियन ओरिजिन का हो बट फॉरेन सिटीज़न ना हो। यहाँ हमारा पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया में ही रहता है, मीन्स फॉरेन सिटीज़न नहीं है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन नहीं आती। सेकंड एक्सेप्शन, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट या फर्दर किसी शूटिंग पर्पस के लिए इंडिया से बाहर ना गया हो। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो आउटसाइड इंडिया से तो गया है बाहर, लेकिन वो किसी ऐसे पर्पस के लिए इंडिया से बाहर नहीं गया जो हमने बताई है। थर्ड एक्सेप्शन है कि वो क्रू मेंबर ना हो, मीन्स वो किसी शिप पे या किसी एरोप्लेन पे इस पे वर्क ना करता हो। जब तीनों एक्सेप्शन चेक हो जाए तो हम A2 अप्लाई कर सकते हैं। A2 अप्लाई की 2 फर्दर पार्ट्स है, A2 1 एंड A2 2। A2 जो फर्स्ट है वो कहता है 60 डेज इन आवर प्रीवियस ईयर, जो अपना प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। हमने अभी लास्ट जो A1 चेक की थी उसमें हमारे पास 265 डेज अप्रॉक्स पूरे हो रहे थे, तो जो ये 60 डेज से बड़े हैं। इट मीन्स हमारे पास A2 का फर्दर पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट वो पूरा है, तो हम सेकंड की तरफ मूव कर सकते हैं। A2 का सेकंड पार्ट जो है वो कहता है 365 डेज इन जस्ट बैक 4 ईयर्स, जस्ट बैक 4 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी अपने जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहा हो। हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, तो ऐसे जस्ट बैक अगर 4 ईयर्स की बात करें तो वो आएगा 20-21, 19-20, 18-19 एंड 17-18। इसके हमें फर्दर 12-12 महीने बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेसिफिक पता चल जाएगा इस पूरे ईयर में वो रह रहा है, यानी 365 डेज़ तो ऑटोमेटिक यहीं कंप्लीट हो गए। 19-20 में भी वो इंडिया से बाहर नहीं था, इट मीन्स 365 यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे वो 60 डेज़ के लिए इंडिया से बाहर गया था। 18-19 नहीं, यहाँ पे नहीं, 1 जनवरी 2018 जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, तो ये 365 डेज़ यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये लीप ईयर है 20 का, तो ये 366 डेज़ होंगे, और यहाँ पे अगर हम 60 डेज़ कैंसिल भी कर दें तो अप्रॉक्स जो है वो 300 डेज़ या 305 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। हमें तो जस्ट बैक 4 ईयर्स में 365 दिन चाहिए थे। ये हमारे जो है लगभग जो है 1200 डेज़, अप्रॉक्स 1300 डेज़ बैठ रहे हैं। इट मीन्स A2 जो है वो भी फुलफिल है। A2 के अगर दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों फुलफिल होते हैं तभी A2 पूरी मानी जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों फुलफिल है, तो इसका मतलब A2 जो है वो हमारी सेटिस्फाई है। हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशंस के 2 पार्ट से A1 एंड A2, तो हमारे पास A1 भी कंप्लीट है और A2 भी कंप्लीट है। देन हमें मूव करना है हमारे पास B1 को। जब बेसिक पूरी हो जाती है तो हमें एडिशनल पे मूव करना पड़ता है। एडिशनल के 2 पार्ट से आपके B1 एंड B2। अच्छा, B1 चेक करने से पहले हमें जो ये चेक करना होता है कि जो B1 हम चेक करेंगे वो कौन से टाइप की चेक करनी है। एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल इन जस्ट बैक 10 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, या जो 75 डेज से अप्रॉक्स वाले जो है एक पर्टिकुलर डेज के लिए इंडिया में आए वो वाली। तो यहाँ एक पर्टिकुलर डेज के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेट मीन्स हमें जो अप्लाई करनी है वो करनी है एटलीस्ट 2
full years from just back from 10 years from previous year, यानी अपने प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों के कोई भी 2 साल पूरे इंडिया में रहा हो। अभी हमने जो A2 का सेकेंड पार्ट पूरा किया, वहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें 2021 की, 19, 20 की, 18, 19 की, ऐसे करके हमें 10 जो है वो साल ले लेने हैं पिछले। उसमें हमारा ये वाला ईयर फुल था पूरा, ये वाला ईयर फुल था, तो हमें तो कोई भी 2 साल लेने हैं। और अगर हम और बात करेंगे तो 17, 18 भी फुल आएगा हमारे पास, 16, 17 भी फुल आएगा। कोई भी 2 साल पूरे होने के बाद, जो 2 साल है वो पूरे होने के बाद हमारी B1 जो है वो सेटिस्फाई की तरफ आ जाती है। इसमें B1 भी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट B2 जो होती है उसका कंडीशन होती है एटलीस्ट 730 डेज लिव्स इन इंडिया इन जस्ट बैक 7 years फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब अपने साल से पिछले जो 7 साल है उसके कोई भी 730 दिन इंडिया में रहा हो। तो अगर हम 2 साल का टोटल करेंगे तो वो 730 डेज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 365 प्लस 366 हो जाएंगे बल्कि। तो हमारे पास 731 डेज जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास B2 भी सेटिस्फाई है, तो B1 और B2 दोनों सेटिस्फाई है। अब हमारे पास इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो इक्वेशन होती है 3 स्टेटस की डिफरेंट इक्वेशन होती है। फर्स्ट होती है OR इक्वेशन, सेकंड होती है हमारे पास NOR इक्वेशन, थर्ड होती है हमारे पास NRI इक्वेशन। अगर बेसिक 0 होती है तो हम NRI में आते हैं, तो हमारी तो लेकिन चारों कंडीशन पूरी है तो हम NRI नहीं है। अगर बेसिक का एक पार्ट फुलफ़िल होता है और एडिशनल नहीं होती, मतलब एडिशनल जो होती है वो या तो एक हो रही हो या दूसरी हो रही हो या हो ही ना रही हो, तो हम NOR में आते हैं। लेकिन हम तो इसमें भी नहीं आ रहे, हमारी तो बेसिक भी पूरी है, A1 प्लस A2, B1 और B2। बेसिक का कोई एक हो, एडिशनल दोनों हो, तो हम आते हैं OR में। तो हमारा जो मिस्टर दीपक गोयल का जो स्टेटस बना है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बना है। इट मीन्स उनकी सारी इनकम का टैक्स जो है, उनकी इनकम कैलकुलेशन भी इंडिया में मानी जाएगी और इनकम का जो टैक्स होएगा वो भी सारा इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, सेकंड हम मूव करेंगे इनकम की तरफ।